अन्नी दीवानी मर्डर मिस्ट्री। अरबपति घर की लड़की हनीमून मनाने जाती है मगर लाश बनकर लौटती है। अपनी मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस वाली कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन इस घटना की कहानी आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही फिल्मी से भी आगे है। वो किसी फिल्म को भी पीछे छोड़ देगी। जो इतना सस्पेंस इस मर्डर केस में है उतना शायद ही आपने कभी देखा होगा। ये पूरा मामला अरबपति घराने का था, फिर भी कई सवाल अनसुलझे रह गए। हम बात कर रहे हैं 2010 में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले एनी दीवानी मर्डर केस की। आखिर एनी दीवानी मर्डर मिस्ट्री क्या है? इस कहानी में किसका कत्ल हुआ था? कत्ल करने वाला कौन था? कत्ल क्यों होता है और कातिल को क्या सजा दी जाती है? चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। इस कहानी में एक के बाद एक कई किरदार आते जाते हैं, मगर जो दो सबसे अहम किरदार है 28 साल की एनी दीवानी और 32 साल की श्री की कहानी है। एनी दीवानी का पूरा नाम एनी नीना हिंदोचा था। शादी के बाद ये दीवानी परिवार की बहू बनने की वजह से हिंदोचन से दीवानी बन जाती है। इनका जन्म 12 मार्च 1982 के स्वीडन में हुआ था। अनी के पिता का नाम विनोद हिंदोचा था। विनोद हिंदोचा भारतीय मूल के स्वीडिश नागरिक थे। स्वीडन के अरबपति बिजनेसमैन में गिने जाते थे। विनोद हिंदोचा पहले युगांडा में रहा करते थे, मगर 1970 के दशक में जब युगांडा सरकार ने पॉलिसी बदली और एशियाई लोगों को वहां से मारकर भगाना शुरू कर दिया, तो विनोद हिंदोचा सब कुछ छोड़कर युगांडा से स्वीडन आ गए। एनी स्वीडन में ही पली बड़ी और यहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी। उन्होंने इनोवेटिव इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी और बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी। इस कहानी के दूसरे मुख्य किरदार हैं शिरीन दीवानी। श्री एंड दीवानी के पिता का भी अच्छा खासा संबंध था, मगर वो भी भारत को छोड़कर ब्रिटेन में बस गए। ब्रिटेन में इन्होंने अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया और अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। जब शिरीन जवान हुए तो उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया और काफी तरक्की भी करी। काम के सिलसिले में अन्नी दीवानी का ब्रिटेन आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में पहली बार एक कॉमन फ्रेंड के जरिए लंदन में शिरीन दीवानी से अन्नी दीवानी की मुलाकात होती है। कुछ समय तक दोनों दोस्त बनकर रहते हैं और फिर धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद अन्नी दीवानी ने अपने इस रिश्ते के बारे में अपने पिता विनोद हिंदोचा को बताया और इधर शिरीन दीवानी ने भी अपने पिता से इस रिश्ते के बारे में बात करी। आपसी बातचीत के बाद दोनों ही परिवार शादी के लिए राजी हो जाते हैं। शादी की बात फाइनल होने के बाद एनी 2010 में स्वीडन छोड़कर यूके में शिफ्ट हो गई और फिर इन दोनों के परिवार वालों की सहमति से मई में एंगेजमेंट भी कर ली गई। एंगेजमेंट के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एनी और शिरीन के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और शादी के बाद कैंसिल होने तक आ गई। लेकिन फिर भी किसी तरह रिश्ता टूटते टूटते बचा और बात शादी तक पहुंची गई। इन दोनों के पास इनफैक्ट बेतहाशा पैसा था, इसलिए दोनों परिवार ने मिलकर इस शादी को आलीशान बनाने का फैसला करा और पूरा परिवार शादी के लिए बॉम्बे में आ गया और फिर बॉम्बे की मशहूर लेक पवई में इन्होंने 29 अक्टूबर 2010 को शादी कर ली। शादी के बाद सभी ब्रिटेन वापस चले गए और वहां से अन्नी और श्रेन ने हनीमून पर जाने का प्लान बनाया। बिजनेस के सिलसिले में श्रेन दीवानी अक्सर साउथ अफ्रीका जाया करते थे। उन्हें साउथ अफ्रीका काफी अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने हनीमून के लिए भी साउथ अफ्रीका जाने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका चुनने के पीछे की एक कहानी ये भी बताई जाती है कि साउथ अफ्रीका को शॉर्ट में SA लिखा जाता है और श्रेन के नाम का पहला लेटर S तथा अन्नी के नाम का पहला लेटर A था। ये मिलकर होते हैं SA, इसलिए इन दोनों ने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका को चुना। प्लान के मुताबिक 7 नवंबर 2010 को अन्नी दीवानी शिरीन दीवानी साउथ अफ्रीका के केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां से फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर दक्षिण अफ्रीका के मशहूर क्रूगर नेशनल पार्क चले जाते हैं। दोनों अगले 4 दिन तक क्रूगर नेशनल पार्क के अंदर ही एक होटल में रुकते हैं। इसके बाद 12 नवंबर 2010 को ये कपल एक बार फिर से वापस केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो से होती है। शिरीन दीवानी जोला टोंगो की ही टैक्सी बुक करते हैं और उस टैक्सी से ये शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल कैप ग्रेस में चले जाते हैं। 12 नवंबर की रात ये दोनों उसी होटल में बिताते हैं और 13 नवंबर का पूरा दिन भी वो दोनों उसी होटल में रहते हैं। साथ ही आगे घूमने का कुछ प्लान भी तैयार करते हैं। प्लान तैयार हो जाने के बाद शिरीन एक बार फिर से उसी टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को फोन करते हैं। उसे होटल में बुलाते हैं ताकि वो दोनों दिन उसे घुमा सके।
जब जोला टोंगा अपनी टैक्सी लेकर कार ग्रेस होटल पहुंचता है तो शिरीन दीवानी कहता है कि यहाँ की मशहूर सुशी डिश आसपास सबसे अच्छी कहाँ मिलती है। तो इस पर जोला टोंगो उन्हें वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर मौजूद सर्फ साइड रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। ये दोनों सर्फ साइड रेस्टोरेंट पहुँचने के लिए टोंगो फोकस की टैक्सी में बैठकर रात के 8 बजे निकल जाते हैं। रात के 9:33 पर टैक्सी ड्राइवर गुगु लेथु नाम की जगह पर मौजूद सर्फ साइड रेस्टोरेंट में पहुंचा देता है। यहाँ ये दोनों डिनर करने के बाद रात के 10:24 पर उस रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। यहाँ से फिर उन्हें टैक्सी ड्राइवर उसी टैक्सी में बिठाकर केप ट्रेस होटल की तरफ चल निकलता है। टैक्सी चलती हुई गुगु लेथु गांव के करीब पहुंच जाती है और यहाँ से होटल की तरफ जाने के लिए एक तीखे मोड़ पर ड्राइवर टैक्सी को धीरे करता है। अभी टैक्सी मुड़कर मुख्य सड़क पर आ पाती उससे पहले ही अचानक एक व्यक्ति ठीक गाड़ी के सामने आ जाता है। जोर से सामने वाले शीशे पर अपने हाथ से मारता है। ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक और आदमी उनके सामने आ जाता है। ये लोग बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों के हाथों में बंदूक है। बंदूक की नोक पर एक आदमी टैक्सी के ड्राइवर को ड्राइवर सीट से हटाकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है और ड्राइविंग सीट पर खुद संभाल लेता है, जबकि उसका साथी तेजी से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है और शिरीन दीवानी तथा एनी दीवानी के बीच में बैठ जाता है और इन दोनों पर अपनी बंदूक तान देता है। इधर ड्राइविंग सीट पर बैठा हमलावर कार को आगे बढ़ाता है। गाड़ी के पिछले सीट पर बैठा अपराधी शिरीन से उसका पर्स, स्टाइलिश घड़ी, मोबाइल सब कुछ छीनता है और लगभग 20 मिनट बाद एक जगह गाड़ी धीमा करता है और शिरीन को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। अब गाड़ी में रह गई थी अकेली एनी दीवानी। इधर जैसे ही टैक्सी ड्राइवर से उसकी गाड़ी छीनती है वो सीधा गुगु लेथु पुलिस स्टेशन जाता है और घटना की सारी जानकारी देता है। इधर 20 मिनट बाद जब अपराधी शिरीन दीवानी को भी गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं तो वो भी मदद के लिए आसपास भटकने लगती है और आखिरकार एक व्यक्ति पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी देता है। घटना के बाद रात के 12:48 पर शिरीन दीवानी होटल केप ग्रेस वापस पहुंच जाता है। उधर 1:17 पर ड्राइवर जोला टोंगे की पुलिस लेकर उसी होटल केप ग्रेस में भी पहुंच जाता है और उसका बयान दर्ज करवाता है। शिरीन दीवानी का बयान दर्ज किया जाता है। दोनों के बयान अलग अलग दर्ज करवाए जाते हैं, फिर भी दोनों के बयान बिल्कुल एक जैसे मिल जाते हैं। ड्राइवर का बयान दर्ज करने के बाद उसे आजाद छोड़ दिया जाता है और शुरुआती जांच पड़ताल में पता चलता है कि ये शिरीन दीवानी एक अरबपति बिजनेसमैन है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी अन्नी दीवानी जो अब भी अपराधियों के कब्जों में थी, वे एक अरबपति परिवार से आती है। ऐसे में मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल होने की वजह से साउथ अफ्रीका पुलिस वाले अपनी कोई स्पेशल टीम निकालते हैं और एनी दीवानी की खोज में लग जाते हैं। इधर पुलिस द्वारा स्वीडन में मौजूद एनी दीवानी के पिता विनोद हिंदोचा को भी बेटी के गायब होने की खबर मिल जाती है और वो रात में ही साउथ अफ्रीका आने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। घटना 13 नवंबर 2010 को रात के लगभग 11 बजे के आसपास हुई थी और अब तारीख बदलकर 14 नवंबर 2010 हो चुकी थी। पुलिस एनी दीवानी की खोज में लगी ही हुई थी कि पुलिस की एक टीम लूटपाट वाली जगह से कुछ दूरी पर फोक्सवैगन शरण टैक्सी खड़ी होने की जानकारी मिलती है। पुलिस तुरंत वहां पर जाती है और उस गाड़ी को अपने कब्जे में लेती है। गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो गाड़ी के पिछले हिस्से में सीट के नीचे अन्नी दीवानी की लाश पड़ी होती है। पुलिस तुरंत लाश के कब्जे में लेती है, साथ ही फॉरेंसिक टीम बुलाकर सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और गाड़ी को भी जब जांच के लिए भेज दिया जाता है। अन्नी की लाश की खबर अन्नी के पति शिरीन दीवानी और अन्नी के पिता विनोद हिंदोसा को भी दे दी जाती है, जो अब भी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। पुलिस को अन्नी के शरीर पर 3 जगह गोली लगने के निशान दिखाई देते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद अन्नी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए एक अस्पताल भेज दिया जाता है। इधर रात के 11 बजे अन्नी दीवानी के पिता विनोद हिंदोसा भी साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। अन्नी की लाश देखने के बाद खुलासा होता है कि उसके पास व्हाइट गोल्ड और डायमंड के ब्रेसलेट गायब हैं। उसकी स्पेशल एडिशन की वॉच गायब थी तथा उसके पास जो ब्लैकबेरी का फोन था वो भी गायब है। कुल मिलाकर अन्नी के पास जितनी भी चीजें थी वो सब गायब थी। उन सभी की कीमत 5 लाख से ऊपर की थी। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें शरीर पर सिर्फ एक गोली लगने के सबूत मिलते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान किसी भी तरह की यौन हिंसा या फिर बलात्कार की पुष्टि नहीं होती। इस तरह मामला साफ होता है कि अपहरण सिर्फ लूटपाट की नीयत से किया गया है। लेकिन सवाल था कि जब लूट के लिए अपहरण किया गया तो अन्नी की हत्या क्यों की गई? पुलिस इसका जवाब ढूंढने में लग जाती है। अब तारीख हो चुकी थी 15 नवंबर 2010। गाड़ी और लाश मिलने के बाद पुलिस पर भारी दबाव आ जाता है कि वो जल्द से जल्द अन्नी दीवानी की कातिलों का पता लगाए। इस सिलसिले में पुलिस लगातार छापेमारी
करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसी बीच पुलिस को ध्यान आता है कि गाड़ी के ड्राइवर ने अपने बयान में कहा था कि सबसे पहले गाड़ी के अगले शीशे पर एक अपराधी ने अपने पंजे से हमला किया था। इसलिए पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम के पास पहुंचती है और अगले शीशे से फिंगरप्रिंट निकालने की कोशिश की जाती है। किस्मत से पुलिस को वो फिंगरप्रिंट मिल जाता है। उस फिंगरप्रिंट को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। पुलिस रिकॉर्ड से उस फिंगरप्रिंट की मैचिंग की जाती है। थोड़ी कोशिशों के बाद वो फिंगरप्रिंट पुलिस रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज ओली ले नाम के व्यक्ति से मिल जाती है। ये ओली ले छोटा मोटा क्रिमिनल था जो पहले भी छीना झपटी लूटपाट के मामलों में कई बार जेल जा चुका है, लेकिन इसने कभी भी किसी की हत्या नहीं करी। पुलिस अब तुरंत ओलेनी को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन 15 दिन तक इसका कोई पता नहीं चलता। पुलिस हार नहीं मानती और फिर अपनी कई टीम सिर्फ ओली को ढूंढने में लगा देती है। इस तरह 16 नवंबर 2010 की रात को खलीजा नाम के गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो ओली कहता है कि उसे इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो वो मान लेता है कि उसने अपहरण जरूर करा है, लूटपाट में भी उसका हाथ था, लेकिन उसने अन्य दीवानी पर गोली नहीं चलाई, बल्कि शिवम द्वादी नाम के तीसरे व्यक्ति ने बैग छीनने के दौरान अन्य दीवानी पर गोली चला दी थी, जिससे अन्नी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस उस तीसरे बंदे को खोजने में लग जाती है। उधर पुलिस जब तीसरे इंसान को यानी तीसरे अपराधी को जब ढूंढने में लग जाती है, पूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद अन्नी दीवानी के पिता को अन्नी की लाश सौंप दी जाती है। 17 नवंबर 2010 की रात अन्नी दीवानी की लाश को ब्रिटिश एयरवेज के चार्टर्ड फ्लाइट से लेकर शिरीन दीवानी और विनोद हिंदुजा ब्रिटेन चले जाते हैं, जो अन्नी नई नवेली दुल्हन के रूप में महज कुछ दिन पहले हनीमून मनाने दक्षिण अफ्रीका गई थी। अब वहां से ताबूत में बंद होकर एक लाश के रूप में ब्रिटेन वापस आ गई। यहाँ धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अन्नी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर दक्षिण अफ्रीका में पुलिस अब भी पूरी जान से उस तीसरे अपराधी को खोजने में लगी थी। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस को एक मुखबिर द्वारा उस तीसरे अपराधी के लोकेशन की जानकारी मिलती है। बिना समय गवाए 17 नवंबर 2010 की रात 1 बजे पुलिस की टीम बताई गई लोकेशन पर धावा बोलती है और उस तीसरे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुरुआती पूछताछ में वो अपराधी किसी भी आरोप से इस तरह के इनकार करता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो यहाँ पर वो तीसरा अपराधी मोंडे मोलाम्बो के एक नाम के शख्स का जिक्र करता है और कहता है कि इसी ने मुझे किसी से मिलवाया था और उसने मुझे ये सब कुछ करने को कहा। पुलिस कड़ियों को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी, आगे बढ़ती इन्वेस्टिगेशन के साथ वो उतनी ही उलझती जा रही थी। अब पुलिस उस नाम के शख्स को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस अपने रिकॉर्ड में इस शख्स के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। थोड़ी तहकीकात के बाद पुलिस को पता चलता है कि पास के ही कोलिसियम होटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करता है और ये सब जानकारी वो जुटा लेते हैं। 18 नवंबर 2010 की सुबह पुलिस उसी होटल में जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस ये समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर इस हत्याकांड का क्या मतलब है। पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है और जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने शिवामा डोडा को किससे मिलवाया था, और उसके बाद तो वो जिसका नाम लेता है उसके बारे में पुलिस को झटका लग जाता है। दोस्तों, आखिर क्या बताया पुलिस ने उसको? क्या अपराधी पकड़े गए? क्या उन्हें सजा मिली? जानने के लिए देखिए अन्नी दीवानी मर्डर मिस्ट्री का दूसरा भाग। मिलते हैं अगली वीडियो में।